नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल ओनली टीचिंग पर। काफ़ी लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम विद इन 30 डेज़ हम DSSB प्राइमरी टीचर के लिए पार्ट ए जो सेक्शन होता है उसको प्रिपेयर करें। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि वर्किंग होंगे, उनके पास टाइम कम होगा, या बाकी भी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस चीज़ को लेकर परेशान होंगे कि एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो सकता है और ऐसे में हम कैसे कम समय में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है। मैंने इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की है और इस वाले पार्ट में, इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट ए के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम पार्ट ए को विद इन 30 डेज़ कैसे प्रिपेयर करें। तो बाकी जो पार्ट बी है वो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये एक सेपरेट 100 मार्क्स का कुछ सब्जेक्ट है, तो इसीलिए मुझे स्पेशल अलग से इसके लिए वीडियो बनानी पड़ेगी। और बाकी जो आपका पार्ट है वो 100 मार्क्स का होता है। आपको बेसिक एग्ज़ाम स्ट्रक्चर सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम स्ट्रक्चर इसका मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए पार्ट ए को जनरल पेपर भी कहा जाता है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस, जिसको कि बहुत सारे लोग जीके भी कहते हैं, सभी 20 मार्क्स के होते हैं। ईच सेक्शन इज़ 20 मार्क्स। और इस प्रकार जो पार्ट ए होता है वो टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है। तो इस 100 मार्क्स की प्रिपरेशन हम कैसे करें विद इन 30 डेज़, क्योंकि जैसा कि आपको पता है DSSB काफ़ी तेज़ी से अपने सभी जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं वो ले रही है, और क्योंकि लॉकडाउन है इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। अदरवाइज़ सिचुएशन नॉर्मल हो तो DSSB विद इन 2 to 3 मंथ्स एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी प्रिपरेशन की, और एक स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिससे कि हम केवल सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही पढ़ सकें। क्योंकि मैंने खुद ये एग्ज़ाम दे रखा है और मैंने एग्ज़ाम क्लियर भी किया है, तो अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करते हुए मैं उन सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके सेक्शन जो पार्ट ए है उसमें आपका स्कोर 70+ हो सकता है आउट ऑफ 100। तो बजाय आप ब्लाइंडली कुछ भी पढ़ें, उससे बेटर है कि आप सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ें। आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्रिपरेशन करने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि DSSB किस पैटर्न को फॉलो करती है, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस को उठाती है। आपके काम को मैंने आसान बनाने के लिए इस वीडियो में वो सारे टॉपिक्स सिलेक्ट कर लिए हैं कि किस किस टॉपिक से DSSB किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछती है। और मैं आपको कुछ बुक्स भी रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं। बाकी आपको अपनी खुद प्लानिंग बनानी है, अपनी खुद स्ट्रेटजी बनानी है। आप मेरी इस वीडियो से कुछ क्लू ले सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इसकी हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी आपको खुद अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और हम 1 by 1 पार्ट ए के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार पार्ट बी भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पार्ट बी में आपकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है, जो आपका पार्ट बी होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। लेकिन क्योंकि आप असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो पार्ट बी होता है वो मेनली आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी और एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड होता है। मतलब इन सभी का मिक्सचर होता है आपका पार्ट बी। तो पार्ट बी को हम अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिर्फ पार्ट ए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किन किन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, इंग्लिश में ग्रामर सबसे पहले नंबर पे आता है कि आप ग्रामर में जितने भी मेजर टॉपिक्स होते हैं उसका आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये आपको पता होना चाहिए। आप उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में कोई वर्ड आ जाए ब्यूटीफुल, तो आपसे पूछ लिया जाए कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो बेसिक्स तो आपको इन सभी के पता होने ज़रूरी हैं।
तो ज़्यादा डिटेल में अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे लेकिन आपको बेसिक्स इन सभी का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करना है इंग्लिश में, वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको पढ़ना है, और इसके अलावा क्लॉजेज आपको इंग्लिश में ज़रूर करने हैं। फिगर ऑफ स्पीच करना है आपको। सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इनको आप ज़रूर करेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन लगभग इसमें से फिक्स होते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस में से। फिर है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसमें से भी लगभग 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है कि भाई कोई सेंटेंस है उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, जैसे कि बॉर्न इन सिल्वर स्पून। तो बॉर्न इन सिल्वर स्पून का मीनिंग क्या होता है, जो कि किसी अमीर घर में पैदा होता है उसको हम बोलते हैं बॉर्न इन सिल्वर स्पून। तो इस टाइप से आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ के जाना है। अगला है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये भी आपको पढ़ के जाना है। अब सिनोनिम एंड एंटोनिम्स की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन डीएसएसबी क्या करती है कि डीएसएसबी अगर आपने एसएससी सीजीएल के अगर एग्ज़ाम या सीएचएसएल के भी एग्ज़ाम दिए हों तो आप में उसमें देखते हैं उसमें भी कुछ इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं। तो डीएसएसबी उन्हीं में से पूछती है सिनोनिम एंटोनिम्स। अगर आप कोई भी बुक उठा लें एसएससी की, सीएचएसएल या सीजीएल की, जिस इंग्लिश की कोई भी बुक उठा लें और उसमें से कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ लें। अब क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम्स इतने कम समय में आपको रटने ही पड़ेंगे, इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपके पास समय ज़्यादा होता तो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें, इंग्लिश के जितने ज़्यादा कंटेंट्स होते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करें, इन सब से आपकी इंग्लिश बढ़ती है। लेकिन कम टाइम में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स डेली के 5 या 10 आप याद कर सकते हैं। तो डेली के अगर आप 10 भी याद कर रहे हैं तो 300 आपको सिनोनिम एंटोनिम्स याद हो सकते हैं, तो जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। अगर मान लीजिए 2-2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपके उसमें से 3 और 4 भी अटैम्प्ट हो जाते हैं, तो ये कोई मतलब आपके लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं अगर आप इतना टाइम इस पर दे रहे हैं तो आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए डेली के आप 5-10 सिनोनिम एंटोनिम्स ज़रूर याद करिए। कहाँ से याद करने हैं उसके लिए मैं बुक्स भी आपको बता दूंगा। इसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, जिसमें कि सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आती हैं। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें 2-3 टॉपिक्स और हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। एक तो होता है स्पेलिंग एरर, कि आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि भाई बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है स्पेलिंग, तो ये भी आपको करके जाना है। हालांकि ये सारी चीज़ें आप पढ़ नहीं सकते, ये तो बाय प्रैक्टिस, जितना आप इंग्लिश कंटेंट जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उससे ये चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अगर आप ये भी पढ़ के जाते हैं तो इंग्लिश में आपके 13 से 14 नंबर तो कहीं नहीं गए सिर्फ इन टॉपिक्स से, क्योंकि इन टॉपिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपने कोई और बुक सेलेक्ट कर रखी है तो आप वो पढ़ सकते हैं। मैंने किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है एसएससी के, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस बुक होती है वो, उसमें एसएससी के क्वेश्चंस होते हैं। बुक का नाम आई थिंक 7600 प्लस क्वेश्चंस, इस टाइप से कोई बुक है वो आप किसी भी स्टोर में जाके पूछेंगे प्रैक्टिस के लिए किरण की इंग्लिश की, तो वो आपको बता देंगे। तो उस बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। वो बुक इतनी अच्छी है, उसमें एसएससी सीजीएल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं। उसमें से आप आइडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स आप अपने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस भी आप उसमें से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। डीएसएसबी उससे बाहर पूछती ही नहीं है क्वेश्चंस। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम इन्हीं टॉपिक से आपके 7-8 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामर के लिए आप कोई भी बेसिक बुक उठा लीजिए इंग्लिश ग्रामर की, जैसे जेपीएच पब्लिकेशन की बुक आती है। अब तो काफ़ी बल्कि हो गई है, लेकिन आपके पास अगर कोई छोटी सी बुक है अच्छी सी तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। अलग से आपको स्पेशल ज़रूरी नहीं है कि जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वही पढ़ें। ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं। कोशिश करें कि बुक अगर शॉर्ट हो तो ज़्यादा अच्छी है, वहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो खुद यूट्यूब है।
आजकल यूट्यूब पे इतने चैनल्स आ गए, आप उन वीडियोस को देखिए और उन वीडियो से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंग्लिश में आपको ये टॉपिक्स तो ज़रूर करके जाने हैं। अगला है हिंदी। हिंदी को हम कैसे प्रिपेयर करें? तो हिंदी में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको करना ही करना है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसमें जैसे कि हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण आप ज़रूर पढ़ के जाइए। हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया, काल आदि, इन टॉपिक्स को आप डेफिनेटली 100% पढ़ के जाइए। इनमें से क्वेश्चंस आता ही आता है, क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। इन टॉपिक्स को आप ज़रूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा संधि और संधि विच्छेद, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वाक्य के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द और वर्तनी अशुद्धि। मेरा मानना है कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को हिंदी तो अच्छे से आती होगी। कुछ होंगे जो इंग्लिश मीडियम से होंगे तो उनको इंग्लिश दिक्कत करती है, लेकिन अगर आप इंग्लिश की एक बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लूसेंट की बुक आती है हिंदी की, स्पेशल हिंदी ग्रामर की होती है, वो बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको कहूँगा अगर आप वो बुक पढ़ते हैं तो आपको हिंदी में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो बुक पढ़िए जिन कैंडिडेट्स की हिंदी वीक है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से होंगे इसलिए उनकी हिंदी वीक होगी। तो अगर आप केवल उस बुक को पढ़ लें एक बार अच्छे से, इन सिलेक्टेड टॉपिक्स को भी पढ़ लें या बाकी भी टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, इन सिलेक्टेड टॉपिक्स को भी पढ़ लें अच्छे से, तो आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी और जिनकी हिंदी ऑलरेडी अच्छी है उनकी हिंदी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करिएगा हिंदी में, ये टॉपिक्स आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। अब हम आते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो कोचिंग लेते हैं उनकी स्पीड अच्छी होती है और जो कोचिंग नहीं ले पाते उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। हालांकि प्रैक्टिस करने से काफ़ी चीज़ें जो प्रैक्टिस करने से जो ये डिफरेंस है वो कम हो जाता है। लेकिन अब कुछ कैंडिडेट्स ये सोचते होंगे कि भाई फिर तो कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप ले सकते हैं कोचिंग तो आप ले लीजिए, लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते तब भी काम आपका चल सकता है। आप सिलेक्टेड टॉपिक्स इनको पढ़ लीजिए और इनकी खूब प्रैक्टिस करिए। और यूट्यूब पर तो आजकल इतनी वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको देखिए। आप कोचिंग नहीं भी लेंगे तब भी आपका काम चल सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हमें फिर ये देखना पड़ता है कि हम कुछ गलत ना पढ़ें, मतलब इर्रिलेवेंट चीज़ें ना पढ़ें, रिलेवेंट चीज़ें ही हमें यहाँ पर पढ़नी होती हैं। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम रिलेवेंट चीज़ें पढ़ें, अननेसेसरी चीज़ें ना पढ़ें। तो रीजनिंग में आप इन टॉपिक्स को जरूर करके जाइएगा। DSSB क्वेश्चन 100% इनसे पूछती है। इसमें जैसे हो गया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गई, नंबर सीरीज़ हो गई, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, एनालॉगी, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, कैलेंडर, फिगर काउंटिंग, वेन डायग्राम। इनमें से क्वेश्चन DSSB जरूर पूछती है, असिस्टेंट टीचर जो प्राइमरी का जो एग्ज़ाम होगा इसमें। तो रीजनिंग में इन टॉपिक्स को आप ज़रूर करके जाइएगा। और रीजनिंग में आप बस एक चीज़ पर कमांड करिए कि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगी। इसमें से कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बिना ट्रिक्स के होती है और कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि पूरी की पूरी इसमें जो है ट्रिक्स पर बेस्ड होती है। जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड पूरा का पूरा ट्रिक्स पर बेस्ड है, लेकिन जो नंबर सीरीज़ हो गया, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गया, इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं चाहिए होता। इसमें आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपका काम चल जाता है। तो जिन टॉपिक्स में आपको ट्रिक्स की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ट्रिक्स वगैरह बहुत सारी मिल जाएंगी। और हम भी कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आपको DSSB असिस्टेंट टीचर से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वो आपको हम प्रोवाइड करें, इसकी हम कोशिश करेंगे। तो अगर आप रीजनिंग के लिए बुक पूछें कि कौन सी बुक प्रीफर करें, तो अगर आपके पास काफ़ी टाइम है, मान लीजिए अगर आप जॉब नहीं करते हैं, प्रिपरेशन ही कर रहे हैं फोकस्ड होके, तो एक मास्टर रीजनिंग की बुक आती है अरिहंत की, बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा क्योंकि आप सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिए और इतना ही प्रैक्टिस करिए कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि वो इतनी बल्कि बुक है, 700-800 पेज हैं। अगर आप उसको एक एक क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आप बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। तो आप या तो वो बुक रिकमेंड कर लीजिए, या आपके पास टाइम कम है तो किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए, आप वो भी प्रीफर
कर सकते हैं। तो मेन आपको फोकस करना है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर लीजिए। अगर आप बुक नहीं भी लेंगे, ऑनलाइन आप गूगल पे जाके कोई भी टॉपिक टाइप करिए और लिख दीजिए रीजनिंग क्वेश्चंस। जैसे आप डाइस का आपको प्रैक्टिस करने तो ये डाइस रीजनिंग क्वेश्चंस लिख दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहाँ से भी प्रैक्टिस इन चीज़ों की कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करें। तो रीजनिंग तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए मैथमेटिक्स ऐसा टॉपिक्स है जो कि साइंस बैकग्राउंड से हैं या जो कॉमर्स विद मैथ्स होते हैं, उनके लिए तो भाई मैथ्स बहुत अच्छी होती है। हालांकि जिन्होंने कोचिंग ले रखी है ऑलरेडी स्पेशल मैथ्स की, उनके लिए भी मैथ्स अच्छी है क्योंकि उनको सारे ट्रिक्स विक्स सब पता होते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं ले रखी वो भी मैथ्स में आप मान लीजिए भाई 20 में से 20 स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन 20 में से 15 तक अपना स्कोर ज़रूर पहुंचा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ें। सबसे पहली चीज़, सारे टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि DSSB इतना डिटेल तो आपसे पूछेगा नहीं। कोई कहे कि भाई जियोमेट्री पूरी पढ़ के जाओ, मैथ्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जियोमेट्री में से कुछ भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है। दूसरी चीज़ कि मैथ्स में आपको कोशिश करनी है कि आप मैथ्स में ट्रिक्स वगैरह ज़्यादा सीखें, क्वेश्चंस को ट्रिक्स से करना सीखें। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस डाली थी, मैं उसको कंटिन्यू कर पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में मैं आपको इन टॉपिक्स की जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं कि हम कैसे ट्रिक से सभी क्वेश्चंस कर पाएँ, वो मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की। क्योंकि मुझे भी टाइम कम मिल पाता है, तो जो भी टाइम मिलता है उसमें मैं वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ। हालांकि आप यूट्यूब पर सर्च मारिए, बहुत सारे चैनल हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, आप उनकी चैनल को देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। मेन है कि आपको बस ये टॉपिक्स आने चाहिए। तो इसमें आप जैसे परसेंटेज जरूर करके जाइए, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, LCM, HCF, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट CISI, एरिया एंड वॉल्यूम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, सिंप्लीफिकेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का मतलब ये होता है कि आपको जो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी जैसे कि A+B का होल स्क्वायर हो गया या A-B का होल स्क्वायर हो गया, A+B A-B का फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी भी हैं 7वीं 8वीं क्लास में। तो उन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आइडेंटिटीज़। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जैसे कि आपको पता होगा साइन, कॉस, या आपने पढ़े होंगे टेन, कॉट, ये सब आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में। एक तो आपको उन सभी की बेसिक वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि भाई साइन 40 कितना होता है और 45 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है या साइन 0 कितना होता है, ठीक है, या कॉट 30 कितना होता है। ये सारी वैल्यूज़ एक तो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप क्लास 10th की बुक्स उठाएँ तो उसमें कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं, उस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस ही बस आपको आनी चाहिए। ज़्यादा आपको हाई फाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो आइडेंटिटीज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की, जो कि हमारी 10th क्लास की NCERT बुक्स में दे रखी हैं, उन पर बेस्ड आप क्वेश्चंस आप कर पाएँ, वो सफिशिएंट है। लेकिन वो भी क्वेश्चन DSSB तब देती है जब उसको मैथ्स का सेक्शन काफ़ी टफ करना होगा। अगर आप उसको टफ नहीं बनाना, पेपर एवरेज बनाना है, तो बस बेसिक वैल्यूज़ आपसे पूछेगी ट्रिग्नोमेट्रीज में से, और कुछ नहीं पूछेगी। ठीक है, बाकी सिंप्लीफिकेशन आपको आने चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे ट्रिक्स लगते हैं, उन ट्रिक्स को भी आपको सीखने की ज़रूरत है। और सारे के सारे क्वेश्चंस देखिए, आप ये मत सोचिए कि मैं मैथ्स की कोई भी बुक उठा लूँ और उसकी प्रैक्टिस करने लग जाऊँ, क्योंकि मैथ्स ऐसा टॉपिक है क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ उससे हो जाएगा, तो उससे नहीं होता। मैथ्स में बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ट्रिक्स वगैरह आती हों। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर यूट्यूब पे जहाँ से भी जैसी भी अच्छी वीडियोज़ मिलती हैं इससे रिलेटेड, उसको आप ज़रूर देखें। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए एक RS अग्रवाल की किताब आती है, 10th लेवल की होती है, सॉरी वो 10th लेवल की होती है और बेसिक की होती है। उसमें अर्थमेटिक वाली बुक आप उठा लें RS अग्रवाल की, और उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है उससे हाई DSSB नहीं जाता कभी भी, उसी लेवल को मेंटेन करके रखता है DSSB। तो उस बुक को आप प्रैक्टिस के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आपको ट्रिक्स वगैरह आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो उसके लिए आप वीडियोस वगैरह प्रीफर करिए यूट्यूब पर और वहाँ से इसकी तैयारी करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है जनरल अवेयरनेस, यानी कि GK। अब जनरल अवेयरनेस और GK
हम कहाँ से करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल अवेयर्स या जीके में से क्वेश्चंस डीएसएसबी पूछती कहाँ से है। कुछ लोग ऐसे ही कोई भी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे या कोई भी मंथली मैगज़ीन उठा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ऐसे मत करिए, क्योंकि देखिए जीके का मतलब केवल करंट अफेयर नहीं होता है। कुछ लोग करंट अफेयर पढ़ लेंगे मैगज़ीन में से, तो वहाँ से वो चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं होंगी, क्योंकि डीएसएसबी करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, बाकी के आपके 14-15 क्वेश्चन वो वहाँ से नहीं होंगे। तो केवल आप सोचें कि मैं करंट अफेयर की कोई मैगज़ीन पढ़ लूँ, उससे मेरा जीके हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला। देखिए, आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। करंट अफेयर आप में से भी ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने पुरानी करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए, जब भी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हो उससे 6 महीने पुरानी आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, और ज़्यादा टाइम है तो 7-8 महीने पुरानी पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर पढ़ते टाइम कुछ भी मत पढ़िए, सिर्फ काम की चीज़ पढ़िए करंट अफेयर में से। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कुछ टॉपिक्स तो हैं, जैसे नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, ये आप ज़रूर पढ़िए कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, मान लो कोई रिपोर्ट आ गई, तो उसमें भारत का क्या रैंक है, या भारत वर्ल्ड में कितने नंबर पे है, ठीक है, या टॉप पे कौन है, इस टाइप की रिपोर्ट हो गई। या हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, हंगर रिपोर्ट आती है, इस टाइप्स की रिपोर्ट्स पब्लिश होती रहती हैं। तो इन रिपोर्ट्स को आप पढ़ें, और रिपोर्ट्स पढ़ते टाइम एक चीज़ का ध्यान और रखें कि डीएसएसबी कई बार चालाकी करती है। क्या करती है वो आपसे पिछले 1 साल या 2 साल पुराना भी रिपोर्ट पूछ लेती है। करंट अफेयर अगर उसको पुराना पूछना होगा तो वो रिपोर्ट्स में से पूछेगी। कोई 1 साल पुरानी रिपोर्ट आपसे पूछ लेगी, पिछले साल का पूछ लेगी, या उससे पिछले साल का पूछ लेगी कि भाई बताओ 2019 में भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस रैंक पे था। अब आप सोचेंगे तो बहुत पुरानी करंट अफेयर पूछ ली, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो सिलेक्टेड टॉपिक्स में से ही पुरानी पूछता है। सब में से अगर पुरानी पढ़ने लगेगा तो कोई तैयारी नहीं कर पाएगा इतनी पुरानी करंट अफेयर। तो नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आप कोशिश करें कि 1 से 2 साल तक की आपको रिपोर्ट आपको पता हो। फिर आप क्या करें, करंट अफेयर में से ही नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ आप ज़रूर पढ़ लें। डेली कुछ ना कुछ डेज़ होता है, तो वैसे तो आप 1 साल का पूरा ही कैलेंडर पढ़ लें, गूगल पे सर्च मारेंगे तो तुरंत आ जाएगा भाई कौन कौन से डेज़ कब सेलिब्रेट होते हैं, वो आप पढ़ लें, वो ज़रूरी है। और नेशनल वाला ज़रूर पढ़ लें। इंटरनेशनल में से योगा डे आपसे पूछ लिया जाए, एजुकेशन डे, टीचर्स डे, इंटरनेशनल टीचर्स डे भी होता है, एजुकेशन डे भी होता है, वो सब आप पढ़ लें, ठीक है। बाकी इंडिया के पर्सपेक्टिव में जैसे कि स्वामी विवेकानंद की भी जयंती आती है, तो उस दिन कब होता है ये सब आप पढ़ लें। अम्बेडकर जयंती हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पढ़ लें। अब नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स आपको सारे पता होना चाहिए। जैसे भारत में भी होते हैं बहुत सारे अवार्ड्स, और जो अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि खेल के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार हो गया या द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे भी आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ओलंपिक्स गेम वगैरह जो होते हैं उसमें भी अगर मान लीजिए कोई रीसेंट इवेंट चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए ओलंपिक चल रहा है या कोई इंटरनेशनल चैम्पियनशिप चल रही है, तो उसमें किसने खेल में कौन सा मेडल जीता, ये आपको पता होना चाहिए अगर मेजर है तो, ठीक है। इसके अलावा आपको नेशनल में भी जैसे कि म्यूज़िक के क्षेत्र में हो गया, कोई अवार्ड मिल रहा है, फीफा हो गया, फीफा वर्ल्ड कप होता है जैसे कि फुटबॉल वगैरह में होता है, आईफा वगैरह म्यूज़िक बॉल इसमें एक्टिंग वगैरह में होता है, ठीक है। और इसमें साहित्य वगैरह में बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो ये सब आपको अवार्ड्स सारे पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स या चैम्पियनशिप होती है, कौन सी चैम्पियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी, ये आपको पिछले 2 साल के और अगले 2 साल के और प्रेजेंट मतलब 5-5 साल के आपको प्रिपेयर करके रखने हैं कि भाई कोई मान लो क्रिकेट जैसे टूर्नामेंट होने वाला है, तो जैसे वर्ल्ड कप होता है, तो भाई अब अगला कब होगा, ठीक है। या ओलंपिक्स इवेंट्स हो रहे हैं, तो वो पिछली बार कब हुए थे, 2000 इससे उससे पिछली बार कब हुए थे, या अगले कब होंगे, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, ठीक है। और उनका एक वो होता है, लोगो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कुछ इस टाइप का होता है, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड अभी ध्यान नहीं आ रहा है।
स्पेशल कोई एक एनिमल होता है जो कि एक तरीके से लोगो टाइप का होता है, वो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पर्सन्स इन न्यूज़, कुछ पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में होते हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई महान हस्ती थी, वो एक्सपायर हो गई है, तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, उसने कौन कौन से अवार्ड्स जीते, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल्स पे मान लीजिए उसने कोई अवार्ड जीत रखा है, नोबेल पीस प्राइज़ मान लीजिए उसने जीत रखा है, तो कब मिला और किस लिए मिला, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मतलब जो जो पर्सन न्यूज़ में है उनके बारे में आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स अगर आप बस इन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें तो आपकी करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार हो सकती है। करंट अफेयर्स में कभी भी पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर में वो भी चीज़ें पढ़ लीजिए, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ बननी जो कि भारत की नंबर 1 है या विश्व की पहली है, ठीक है। मान लीजिए विश्व का सबसे बड़ा कोई पुल बन गया, या भारत में मान लीजिए सबसे बड़ी कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है भारत में, कोई पहली टेक्नोलॉजी भारत ने आविष्कार कर दी, कुछ नया। तो इस टाइप की चीज़ें भी आपको पढ़नी है करंट अफेयर्स में। वो तो आपको वैसे भी पता चल जाती है, जब कोई चीज़ नहीं बनती है तो न्यूज़पेपर वगैरह में आ जाता है, तो उन चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे ऐसे ही प्रिपेयर करनी है, इससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप करंट अफेयर 10 सोर्सेज से ना करें। आप कोई भी एक मैगज़ीन उठा लीजिए, सिर्फ एक मैगज़ीन, उसी को पढ़िए और एक ही मैगज़ीन को 5 से 6 बार पढ़िए, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको कम पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है और मैक्सिमम टाइम्स पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा बार उस चीज़ को पढ़ना है, क्योंकि जितना ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे, वो चीज़ें उतनी आपको याद हो जाएंगी। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है, तो आपको ये नहीं कि भाई ये भी रिसोर्स पढ़ लिया मैंने, वो भी पढ़ लिया, मेरा दोस्त तो वहाँ से पढ़ रहा है, उसने मुझे तो ये वाली किताब बताई है, मैं वो पढ़ लेता हूँ। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, इससे आपको बचना है। इसके अलावा तो ये था सिर्फ करंट अफेयर का एक पार्ट, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन डीएसएस भी पूछेगी, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगी, ठीक है। फिर आता है अगला एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स तो सोच रहे होंगे कि अब हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम एनसीईआरटी पढ़ें। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पर सर्च मारिए एनसीईआरटी नोट्स, क्लास डाल दीजिए, ये मान लीजिए 6ठी क्लास साइंस नोट्स ऐसे डालिए, आधे घंटे की वीडियोज़ होती हैं, उनको देखिए और सिर्फ उस नोट्स को पढ़ लीजिए। अगर आपका बेसिक ठीक है तब तो आपको नोट्स अच्छे समझ में आएगा। अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप वहाँ पे उसको फिर रटने की ही कोशिश करिए, क्योंकि कम टाइम है आपके पास। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और उसमें आपका लेवल 6 टू कम से कम 10th तक का लेवल होना ज़रूरी है। हालाँकि बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है एनसीईआरटी इतने कम टाइम में पढ़ना, इसलिए आप कोशिश करिए कि आप नोट्स कहीं से आपको अगर मिल जाते हैं तो वो पढ़िए। अदरवाइज़ मैं भी कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ इस चीज़ को लेकर। फिर इसके बाद आप क्लासिकल और फोक डांसेस ज़रूर पढ़ के जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल एंड फोक डांसेस। क्लासिकल डांसेस 8 होती हैं, 8 या 9 क्लासिकल डांसेस होती हैं, ठीक है, ये आप ज़रूर पढ़ के जाइए। और फोक डांसेस तो बहुत सारी हैं, उनको भी आप ज़रूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा आपको फेस्टिवल्स सारे पता होने चाहिए कि भाई कौन से फेस्टिवल्स कहाँ के होते हैं, क्योंकि डीएसएस भी इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछती है। ये तो मैं आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ, और ये मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि डीएसएस भी इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछती है। क्लासिकल डांस हो गए, फोक डांसेस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए कि भाई कौन सा फेस्टिवल किससे रिलेटेड होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कोई फेमस नेशनल पार्क्स जो होते हैं, जैसे कि काजीरंगा हो गया नेशनल पार्क हो गया, रणथंबोर हो गया, ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं, इनके नाम याद रख लीजिएगा। अगर कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में रहा है तो उसको भी ज़रूर याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। डैम्स, भाई कौन सा डैम्स किस रिवर पे बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम्स पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आई थिंक पेरियार डैम के बारे में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन ध्यान नहीं है। पेरियार आई थिंक जो वहाँ पे है, शायद केरल में है, वहाँ पे है, उस पर क्वेश्चन पूछी थी लास्ट टाइम डीएसएस भी। तो डैम्स पे क्वेश्चंस बहुत पूछती है, रिवर्स पे क्वेश्चंस बहुत पूछती है कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है, जैसे बे ऑफ बंगाल में मिलती है या अरेबियन सी में मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। किस स्टेट से होके गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ फेमस रिवर हो गए जैसे कि कावेरी रिवर, क्योंकि इस पर डिस्प्यूट चल रहा है आजकल, तो ये अक्सर न्यूज़ में रहती है ये रिवर, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। और कई बार डीएसएसबी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है रिवर पे जो कि कभी किसी ने सुना ही ना हो। तो आपको कोशिश करनी है कि रिवर्स आप पढ़ के जाएँ, लेक्स के बारे में पढ़ के जाएँ, मीठे पानी की और खारे पानी की लेक्स, ये आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए। आपका जीके लगभग 15 से 16 नंबर तक का आपका जीके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। हालांकि आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा स्टार्टिंग में, हो सकता है आप में से कुछ को इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन आप अगर मेरी बात से असहमत है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, उनको अच्छे से एनालाइज़ करिए। डीएसएसबी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, आप में से जिसने एनसीईआरटी पढ़ रखी है वो बच्चे आसानी से पहचान लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन इस एनसीईआरटी की इस बुक में से पूछा गया है। क्यों डीएसएसबी एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछती है, लेकिन आप में से बहुत बच्चे समझते हैं कि वो क्वेश्चन कहीं और से उठ के आ गया, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब हम बात करते हैं बुक्स वगैरह की, भाई कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो देखिए बहुत सारे बच्चे लूसेंट पढ़ते हैं जीके के लिए। तो देखिए मैं लूसेंट तो रिकमेंड तभी करता हूँ जब आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ रखी हो, मैं तभी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर आप वो पढ़ेंगे तो फिर आप याद कुछ रख ही नहीं पाएंगे, बहुत इम्पॉसिबल काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, इनमें से मैंने जो टॉपिक्स आपको बताए जैसे क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेमस नेशनल पार्क, डैम्स, रिवर, लेक्स, इनको आप ज़रूर लूसेंट की बुक में से कर लीजिए। वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है, इन्हीं टॉपिक्स को आप कर लीजिए। लेकिन आप साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री अगर ये लूसेंट में से करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होगा, ठीक है, आपके लिए। तो उसकी वजह आप एनसीईआरटी नोट्स पढ़ लीजिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं मानते तो आप लूसेंट इसके लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए हम कौन सी मैगज़ीन पढ़े, तो धनखड़ की एक आती है मैगज़ीन, वो बहुत अच्छी है, बहुत ही शॉर्ट में होती है सारी चीज़ें, वो आप पढ़ लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगा इसमें से कि आप ये बुक्स पढ़ लीजिए, और इसमें से आपके लगभग 70 to 80% 30 दिन में ही आप अगर चीज़ों को अच्छे से प्लान करके पढ़ते हैं तो 30 दिन काफ़ी हैं आपके लिए सेक्शन ए, जो पार्ट ए है आपका जनरल पेपर, वो प्रिपेयर करने के लिए। तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ें, सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ें, सब कुछ ना पढ़ें, कम टाइम है तो आपको अपने लेवल, अपनी नीड के अनुसार चीज़ें करनी है। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो इसके अलावा भी और चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर समय कम है तो आप इन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, और गारंटीड है कि आपके लगभग स्कोरिंग मार्क्स पार्ट ए में 70+ होंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे विराम दूंगा, यहीं पे समाप्त करूंगा। अगली वीडियो में हम पार्ट बी डिस्कस करने वाले हैं कि हम पार्ट बी में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ें, जिससे कि उसमें भी हम 70+ स्कोर कर सकें। तो ये वीडियो यहीं तक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कहीं से भी बिल्कुल काम की लगी हो, तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं, पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।